नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में पिछली क्लासेस में हमने रेक्टेंगल पढ़ा था और आज की क्लास में रेक्टेंगल के थोड़े आगे के स्तर के सवाल शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ आसान आसान से सवाल, जब तक कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें, जैसे जब कभी इस तरीके की बातें की जाती हैं कि एक रेक्टेंगल है ABCD और A और B के कोण समद्विभाजक बिंदु R पर मिलते हैं, C और D के कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, भुजा AD और CD क्रमशः 8 और 12 सेंटीमीटर हैं, तो RP की लंबाई ज्ञात करें, क्या होगी। तो देखिए, दो बातें यहाँ पे समझनी है। पहला निष्कर्ष तो ये, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन ये कि PQRS एक स्क्वायर होगा। PQRS एक स्क्वायर होगा। पहला कंक्लूजन ये है कि PQRS एक स्क्वायर होगा, और जब स्क्वायर होगा तो QS बराबर RP डायगोनल है। और डायगोनल क्या होता है? भुजा यानी कि साइड रूट 2, यही होता है डायगोनल, यही होता है। तो आप एक छोटी सी चीज समझिए। पहले तो ये समझिए कि स्क्वायर क्यों होगा। देखिए क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 45 डिग्री का कोण होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा। तो फिर ये एंगल 90 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं। अब एक और बात बताता हूँ, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। जैसे कि CD सवाल के अंदर 12 है। अगर ये 12 है और ये 90 डिग्री है तो आप मुझे DP बता सकते हैं। आप कहेंगे जी 12/√2, यानी कितना होगा? 12/√2। कैसे? जिन लोगों को नहीं पता वो जान लेंगे। आपको ये तो पता ही है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 45 है तो ये 1 और ये √2 होता है। ये आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो √2 था इसकी वैल्यू 12 थी। 1 की कितनी आ गई? 12/√2 आ गई। 12/√2 आ गई। 1 की वैल्यू 12/√2 और √2 की कितनी थी? 12। इज इट क्लियर? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर। तो हमने DP निकाल लिया। फिर हमने कहा कि अगर हम DP निकाल लेते हैं और फिर मैं कहूँ कि यार ये वाला एंगल भी तो 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, और ये कितनी है सवाल के अंदर? 8 है। तो क्या मैं DQ बता सकता हूँ क्या होगा DQ? तो आप कहेंगे DQ 8/√2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे PQ निकालनी है तो PQ क्या होगी? DP माइनस DQ। थोड़ा मुश्किल सवाल हो सकता है, लग रहा हो, है नहीं। तो कितना आ गया जी? ये 12/√2 माइनस 8/√2, बोले तो 4/√2 आ गया। 4/√2। अब मुझे पता है कि इसकी भुजा मैंने निकाल दी 4/√2 और इंटू √2, तो डायगोनल कितना आ गया? 4। यही सवाल का उत्तर है। पूरी क्लास में कोई ऐसा माइका लाल था जिसको नहीं हो पा रहा? अब देख लो, यही चीज पता है क्या थी कि अब देखो सारे कोण 90-90 थे और दो भुजाएं बराबर आ जाती। ये भी 90 था तो ये भी 90 हो जाता, ये भी 90, ये भी 90, तो स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि दो भुजाएं भी बराबर हैं। कौन कौन सी? चाहे आप ये निकालो, चाहे आप ये निकालो, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं, आजू बाजू की भी भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या बनेगा? ये एक स्क्वायर बनेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई या नहीं? बता देता हूँ, 168/25 वाले सवाल का उत्तर भी बता देता हूँ। ये सवाल याद हो गया सबको? जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 12 में से 8 घटेगा, बस दैट्स इट। इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई कि 12 माइनस 8 बराबर 4 आ जाएगा डायगोनल। और आ भी रहा है 4। चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल देख लीजिए। छोटे छोटे सवाल जो पेपर में आए वो देख लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। आपने पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया रेक्टेंगल का। आयत ABCD में मैं चित्र बनाता हूं, जब तक आप सवाल करिए। AB बराबर 10 है, AB बराबर 10,
BC बराबर 5, BC बराबर 5 और बिंदु M भुजा CD पर इस प्रकार है, बिंदु M भुजा CD पर इस प्रकार है कि AMB बराबर CMB, AMB बराबर CMB। दो चीजें, बड़ा कमाल का सवाल है। यानी ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा है। कौन बताएगा? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है। और मैं देखना चाहता हूं कौन बताएगा इस सवाल को, जल्दी से जल्दी, सबसे जल्दी कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? जल्दी बता दो मुझे। चलो चलो, अब मैं सवाल समझाता हूँ, प्लीज इधर उधर की बातों में ना रहें, बहुत ध्यान से समझे। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो बेटा ये भी अल्फा होगा। जानते हैं कि नहीं? अल्टरनेट एंगल सुना होगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखाएं, जब कोई दो समानांतर रेखाएं CD और AB, दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल कहते हैं। ठीक है भाई, अल्टरनेट एंगल कहते हैं। मैंने कहा कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ध्यान से अब फिर समझना, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मानते हो? और अगर ये 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि अगर ये 5 और ये 10 यानी 1/2 का रेशियो, तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल 30 डिग्री होगा। बोलो, मान लेते हैं, मैं इसे थीटा मान लेता। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मैं इसे थीटा मान के साइन थीटा निकाल देता। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हिपोटेनस 1/2। तो मैं कहता कि थीटा 30 डिग्री होता है, तभी ये वैल्यू 1/2 होती है। थीटा 30 डिग्री होता है तभी ये वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 30 डिग्री निकाल दिया अगर हमने, तो ये पूरा एंगल कितना बचेगा? 150 डिग्री। यानी हम कह रहे हैं कि 2 अल्फा बराबर 150 डिग्री है। अल्फा कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। अल्फा 75 डिग्री। पूछा क्या है सवाल में? AMD पूछा है, AMD पूछा था, तो ये 30 डिग्री। अगर ये अल्फा पूछ लेता तो हम कहते कि 75 डिग्री होगा, कुछ भी पूछा जा सकता था। बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी, आगे बढ़े। मैंने कुछ नहीं किया है सवाल में, मैंने बस इतना किया है, मैंने कहा कि इन्होंने दो एंगल बराबर दे रखे हैं, AMB और CMB, ये दो बराबर दे रखे हैं, अल्फा अल्फा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा था, अल्फा अल्फा ये इक्वल हो गए दोनों, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, ये 5 था तो ये भी 5, ये 5 और ये 10, तो 5/10 यानी 1/2, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है जी बात? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक ये छोटा सा सवाल देख लीजिए, बहुत छोटा सवाल है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप खुद से भी करें सवाल। गुरुजी आपसे मिलकर बहुत मोटिवेट हूँ, तुझसे ग्रेट हो। थैंक यू शुभम भाई, शुभम पंडित खिवई से हमारी मुलाकात हुई और बहुत सारे फोटो भी इन्होंने हमसे भेजे हमें। देखो भाई, डीपी कितना है सवाल के अंदर? डीपी 8 है और पीबी कितना है? 2 है। बस इतना दिया हुआ है। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों को ये वाली बात पता है, कितने सारे लोगों को ये वाली बात पता है कि पी कहीं पे एक बिंदु है? तो हम ये जानते हैं कि एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है। अब समझना एक बहुत छोटी सी बात बहुत अच्छे से, कि यहाँ पे मुझे सिर्फ डीपी पता है और पीबी पता है, लेकिन क्या हम ये नहीं जानते आप और हम कि अगर ये 90 डिग्री है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो क्या हम सीपी निकाल सकते हैं या नहीं? तो एक बच्चा बोला जी हाँ सीपी निकाल सकते हैं, सीपी बराबर अंडर रूट के अंदर डीपी इंटू पीबी। कितने लोग इस बात को समझ पाए? कितने लोगों को ये वाली बात याद है कि अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर डालते थे,
याद है कुछ नहीं? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूँ। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था हमने, आप सबको याद होगा, बचपन से पढ़ रहे होगे ABC। BD परपेंडिकुलर होता था तो हम कहते थे कि भैया BD बराबर होगा √AD इंटू CD। क्या कुछ कहते थे, याद करो, कहते थे भाई? ठीक है, चलो अब हमने ये 4 निकाल दिया, तो AP कितना है पूछा है सवाल के अंदर, AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर कितना है, PC 4 चौक 16 बराबर PB का स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4 प्लस PD का स्क्वायर कितना है 8 2 64। तो हमने देखा AP का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 68 में से 16 जाएंगे 52, यानी AP बराबर आ जाएगा 2√13। 2√13 बी इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आई हो बात तो बता दो, वैसे मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ गया। PQRS एक आयत है जिसमें PQ और QR का अनुपात 3:2 है। PQRS, PQ और QR 3:2 के अनुपात में है। इसके अलावा ST PR पर लंब है, ST PR पर लंब है। RST के क्षेत्रफल का PQRS के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा ये बताना है। PQ कितना है 3 और ये कितना है। अब कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? मैं मान जाऊंगा कि उस लड़के में सच में दिमाग है, वो लड़का पैदल नहीं है जो इस सवाल का उत्तर बता देगा। आप में से कितने लोगों को ये वाली बात याद है कि अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाल दिया और मान लेते हैं कि 3 और 2 है, तो हम कहते थे कि ये भुजा 3 का स्क्वायर और ये भुजा 2 का स्क्वायर होगी। फिर हम कहते थे एरिया का अनुपात भी इसके ही अनुपात में बटेगा 9 और 4। याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल में ये बात पढ़ाई थी मैंने कि ये 2 और ये 3, तो मैंने कहा था कि ये 3 और ये 2 है तो ये 3 का स्क्वायर होगा एरिया, यानी कि 9, और ये 2 का स्क्वायर होगा एरिया, यानी कि 4। 3 का स्क्वायर बराबर 9 और 2 का स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, तो ये 9 और 4 13, 13 ऊपर है तो नीचे भी 13 होगा, नीचे भी 13 होगा। ठीक है, तो 9 और 4 13 और 13 नीचे, तो इन्होंने यही पूछा था RST का एरिया। RST कितना है 9, PQRS कितना है 20, 9 और 26। ऑप्शन में नहीं है, इस 5 और 26 को कर लो। किसी का भी आया था 9 26, अक्सोय हल्दर का आ रहा है और शुभम पंडित खिवई तुक्का मार रहा है तो उसका भी आ रहा है। शुभम पंडित खिवई, किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये तरीके याद रखो। देखिए, ज्योमेट्री का मतलब ही यही है कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल 2 राइट एंगल ट्राइंगलों से मिलकर ही बनता है। अगर हमें रेक्टेंगल को अच्छे से समझना है तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। जैसे अब हमने क्या लगाया यहाँ 2 और 3, तो ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, हमने कहा 9 और 4 यहाँ पे 13 हो चुका है एरिया इसके ऊपर, तो नीचे भी 13 होगा। बहुत अच्छा सवाल था ये सवाल CPO में आया हुआ है, SSC CPO SI में 9 दिसंबर 2019 को। बता सकता है कोई क्या जवाब होगा फटाफट से? PQRS एक आयत है, TPQ पर एक ऐसा बिंदु है, चित्र बना लेते हैं। PQRS एक आयत है, TPQ पर एक बिंदु है, RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, RTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, PT बराबर 5QT ये दिया हुआ है, PT बराबर 5QT, यानी ये 1 है और ये 5 है। यदि त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल 12√3 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल 12√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है।
आर टी क्यू का क्षेत्रफल 12√3 दिया हुआ है। देखो बहुत छोटी सी बात है, हमें पता है कि अगर हम इसको इससे मिला दें, इसका एरिया 1 तो इसका 5 होगा। बोलो होगा? पढ़ा है हमने ऐसा, इसका 1 तो 5, तो इस डायगोनल के नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी होगा। तो मैंने कहा कि ये 1 और ये 5 तो ये 6, हमें 1 की वैल्यू सवाल में 12√3 दे रखी है। 1 की वैल्यू सवाल में 12√3 दे रखी है। तो आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या है? टोटल 12 की वैल्यू बतानी है। 12 की 144 √3 है। 144 √3 है। 144 √3। चलिए ये सवाल आपको आता था। एक दो सवाल स्क्वायर पे पूछ रहा हूँ आसान से, फिर वापस रेक्टेंगल पे और अच्छे सवाल करेंगे। ये कितने लोगों को आता है? ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। इसमें कई सारी चीजें आपको सीखनी है। एक ही सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। एक बार सवाल पढ़ लीजिए ठीक तरीके से। ABCD जे स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। DM and AN are joined and they meet at O. Then which of the following is correct? ABCD एक वर्ग है, M AB का मध्य बिंदु है, N BC का मध्य बिंदु है, DN और AN जुड़ गए और वे O पर मिलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखें, ABCD एक वर्ग है, M AB का मध्य बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना भी उतनी शिद्दत के साथ पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल में 7-8 सवाल छुपे हुए हैं। 7-8 चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। ABCD M AB का मध्य बिंदु है, M AB का मध्य बिंदु है, N BC का मध्य बिंदु है, DN और AN जुड़ गए। सवाल में लिखा हुआ है कि DN और AN जुड़ गए, DN और AN जुड़ गए। ये कैसा सवाल है? ये तो जुड़ेंगे भी तो बहुत गंदे तरीके से जुड़ेंगे। गलत है। एक बार ऐसा होगा कि DM और AN जुड़ गए। वाह, वही मैं कह रहा हूँ। DM है, DM और AN जुड़ गए। जुड़ जाएंगे दोनों। अब सही है, कमेंट्स दिखाते रहना बच्चों के, ठीक है। ओ पर मिलते हैं, ओ हमने यहाँ मिला। बहुत ध्यान से समझना है, ये हल्का फुल्का सवाल नहीं है, बहुत ध्यान से। अब हमें कई सारी चीजें देखनी है, तो हम प्रूफ करते हैं अलग अलग तरीके से। देखना एक बात, छोटी सी बात देखना बेटा, एक भुजा ये है, मान लेते हैं कि ए है, और एक भुजा a/2, और इसके बीच का कोण 90। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, a/2 वर्ग है, और ये a, और इसके बीच का कोण 90। ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल, कल को ये पूछ ले आपसे, DAM कॉन्ग्रुएंट होगा, DAM कॉन्ग्रुएंट होगा ABN के, ABN के? अच्छा, कैसे होगा? सास प्रॉपर्टी से। सास एक भुजा A, दूसरी a/2, और उसके बीच का कोण 90 डिग्री है दोनों। ये बात मानते हैं? अगर किसी एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होगा। एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे DAM और ABN। चलेगा भाई? चलेगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सिद्धार्थ कितना अच्छा सर, आप कपड़े खरीदते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं। हाँ हाँ, क्रस्टॉन डियोर, लुई विटॉन, बर्बरी, ये सब मुझे ही तो स्पॉन्सर के लिए देंगे, क्योंकि मैं तो ट्रम्प हूँ। देखें भाई, अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर हम इस ट्राइंगल को अल्फा मानते हैं, अल्फा, ये a/2 के सामने की भुजा है, तो a/2 के सामने यहाँ पे अल्फा होगा। बोलो होगा या नहीं? यहाँ पे अल्फा होगा। अच्छा, आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये ऑलरेडी अल्फा है तो ये एंगल 90 हो जाएगा।
एक चीज और हमें पता चली यहाँ पे, जो पहला निष्कर्ष हमने निकाला भैया DM परपेंडिकुलर होगा AN पे, एक ही बात पता चल गई, ये भी पता चल गई। बोलो भाई पता चल गई कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल पता चल गई। और हम क्या क्या निकाल सकते हैं? अब आप एक चीज ये भी कहेंगे कि यार ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हैं। कौन कौन से? जैसे ये अल्फा है और ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, ये भी 90 माइनस अल्फा है। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल के बारे में ये कह सकता हूँ? पूछी जा सकती है ये बात भी आपसे कि ट्रायंगल AOM अल्फा से शुरू है, AOM, और ट्रायंगल ABN पूरा ये सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं? क्योंकि तीनों में एंगल समान है, अल्फा है 90 माइनस अल्फा है 90, तीनों में एंगल समान है, अल्फा है 90 माइनस अल्फा है और 90 है। अल्फा 90 माइनस अल्फा और 90, इज इट करेक्ट और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है ये बात। अच्छा, इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हम ये कह सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात भी से यही होगा। क्या होगा? इसमें 90 के सामने की जो भुजा है और इसमें 90 के सामने की जो भुजा है उनका अनुपात समान होगा। तो क्या मैं ये अगर मैं ये सिमिलरिटी ना भी लगाऊं, समझना बात को, कि अगर मैं ये सिमिलरिटी ना भी लगाऊं तो भी मैं अलग तरीके से इस सवाल को कर सकता था। कैसे? वो भी बता दूंगा अभी। आप देखिए कि जो ये tan अल्फा है, tan अल्फा, इस पूरे ट्राइंगल में tan अल्फा 1/2 है, क्योंकि ये पूरी भुजा 2 तो ये आधा है। तो इस ट्राइंगल में भी हम ये कह सकते हैं कि जी 1/2 होगा। यानी अगर कल को मुझे कोई यही अनुपात पूछता है कि भाई बताओ AO और OM का अनुपात बताओ, तो मैं कहूँगा 2:1 होगा। देखिए एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं आज तक, इसीलिए मैं भी आपको ये सवाल दे रहा हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि उल्टा दिया हुआ है, OA और OM 1:2 दिया हुआ है, जबकि मुझे मालूम है कि मैं tan अल्फा निकालूंगा तो tan अल्फा परपेंडिकुलर और बटे बेस होता है। ऐसे इस ट्रायंगल में tan अल्फा परपेंडिकुलर बटे बेस होगा, तो 1 और 2 होगा। अगर ये पूछा जाता है कभी, बहुत आसानी से ये बात पूछी जा सकती है। एक बच्चा कहता है सर AN बराबर DM होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं इसी से बता सकता हूँ। ये जो मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए इसी से मैं कह सकता हूँ कि AN बराबर DM होगा। क्या होगा? AN बराबर DM। चलेगा दोस्त? आप कहेंगे जी दौड़ भी सकता है, चलना तो दूर की बात है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। और कुछ जानना चाहते हैं इसमें तो भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए एक बहुत छोटा सा तुच्छ सवाल है, कई बार पेपर में पूछा गया, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि मैं पूछूं। तो बताएं क्या जवाब होगा इस सवाल का। ABCD एक वर्ग है, AC और BD ऊपर मिलते हैं, AC और BD ऊपर मिलते हैं। मान लीजिए कि K AB पर ऐसे बिंदु हैं, K और L AB पर ऐसे बिंदु हैं कि AO बराबर AK। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी। अब जैसे K और L है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे K ले लेंगे, यहाँ L। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर AO AK के बराबर है, देखो मैंने अगर यहाँ पे भी खींच दिया, परपेंडिकुलर भी खींच दूं, तो भी आप समझो कि ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। यानी अगर आपको AO के बराबर AK लेना है तो K लगभग यहाँ होगा। मानते हो ये बात सही है कि नहीं? यानी कि यहाँ होगा AO बराबर AK। चलेगा? अब आपको ये वाली बात पता है कि यार अगर अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये 67.5 और ये 67.5 कह सकते हैं। बोलो मानते हो? सेम इसी तरीके से इन्होंने कह रखा है कि BO बराबर BL, तो L ये होगा, और इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो ये कह सकता हूँ ये एंगल भी 67.5 होगा, और हमें ये थीटा चाहिए LOK। आपने कहा एंगल LOK बराबर होगा थीटा बराबर 180 माइनस 67.5 माइनस 67.5 बराबर 45 डिग्री। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा? सबको समझ आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो?
कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी है जिसको ना समझ में आई बात? कोई भी बॉडी? किसी वर्ग की भुजा x है और किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा y है। किसी वर्ग की भुजा x और किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा y है तो एक ही वृत्त के अंदर है। देखिए मैं एक चीज कहूंगा कि अगर दोनों एक ही वृत्त के अंदर हैं, ये भी ठीक है, और एक और है वो, चलो वो छोड़ देते हैं, अभी इतनी सी बात समझते हैं। वर्ग की भुजा x है, आप बताइए अगर वर्ग की भुजा x है तो इसकी रेडियस क्या होगी? आप कहेंगे पूरा x√2 और बटा 2 इस वृत्त की रेडियस होगी इस वृत्त की रेडियस। अब आपको ये पता है कि अगर एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर है, यानी कि ये सरकम सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सरकम सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सरकम सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। तो सरकम सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब मुझे मालूम है कि ये साइड बटे √3 होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने x√2/2 निकाली थी और वो साइड y बटे √3 के बराबर होगी? कह सकते हैं। सवाल में हमसे यही पूछ रहा है कि जी तो अगर मैं भाग लगा दूं तो ये √2 बार कटेगा तो x बटे y कितना आ जाएगा सवाल में? अंडर रूट के अंदर 2/3, अंडर रूट के अंदर 2/3, यही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? आसान सवाल था। हमें मालूम है कि सरकम रेडियस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की कैपिटल R क्या होती है? साइड बटे √3 निकाल दिया। सर जो फाउंडेशन बैच 1.0 से हैं उनको अलजेब्राइक क्लास फिर से प्रोवाइड कराई जाएंगी, प्लीज रिप्लाई। हमें तो वो तो होंगी, लेकिन कब होंगी इसका नहीं पता। जब होंगी तो आपको दोबारा मिलेंगी, आप देख सकते हो। बट आप एक बार में क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ये बात अगर मैं आपको अभी से ही बताता रहूंगा तब तो आप कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है, दोबारा आ रहा है। आप तो दोबारा के पीछे पड़ गए यार। मतलब आपको दोबारा ही करना है, पहली बार में आपको करना ही नहीं। आप इतने VIP हैं, मैं पहली बार में कुछ देखूंगा ही नहीं, मैं सीधे दोबारा में ही देखूंगा। देखिए ऐसे सवालों को ही हम कहते हैं कि हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप बताइए? अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खींच दूं तो मेरी एक भी शर्त भी खराब नहीं होगी और ये लाइन सीधी हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। कर सकता हूँ, इससे कोई खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 18 दे दिया। अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगा। होगा या नहीं होगा? दोनों 18 होंगे। अगर ये दोनों एरिया 18 हैं, अब हमें ये निकालना है। हमें तो ये बात पता है मेरे दोस्त कि अगर ये ए है भुजा तो ये भी ए होगी। तो हाफ ए स्क्वायर बराबर 18 है तो ए स्क्वायर 36 होगा। तो ए कितना होगा? 6। ए 6 होगा, यही उत्तर है। ए 6 होगा। ये अच्छा सवाल था, बस हमने कुछ नहीं किया, इसको सीधा कर दिया। कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ये एक तरीके से शिफ्टिंग है। अगर हम इसको नॉर्मली भी करेंगे तो भी हम इस यहीं पे आके अटक जाएंगे कि ए स्क्वायर बराबर 36 और ए 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल करते हैं। अच्छा सवाल था, ये भी बहुत प्यारा सवाल था। ये सवाल एक होमवर्क में करिएगा, कुछ एक सवाल होमवर्क में भी करने हैं। आसान सवालों में एक है, करना चाहिए होमवर्क में। ये सवाल होमवर्क में करिएगा, SSC CGL में फ्री में पूछा गया है, कुछ भी नहीं है। विकर्ण A+B दे रखा है, विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। बता आसान सा, ये एक अच्छा सवाल है जिसको हम अभी करेंगे। बताइए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सवाल से। ट्राइंगल का सरकम सर्किल बना दें, तो यहाँ मुझे पता चला कि यार मैं सरकम सर्किल तो नहीं लेकिन इन सर्किल बना सकता। इन सर्किल बना सकता हूँ, देखिए इन सर्किल बना सकते हैं।
ABCD भुजा 8 इकाई का एक वर्ग है। अब आप बताइए कि अगर M मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन आपने खींची, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन आपने खींची है, या आप ये कह सकते हो कि ये भुजा AB थी 8 और M मिड पॉइंट था तो ये 4 है और पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी मिड पॉइंट। यानी मैं ये कह सकता हूँ MAT कर लो इसको, AT का, MAT का और CTB का मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा, कह सकते हैं कि नहीं? जब आपको ये पता चल गया कि जी मिड पॉइंट होगा तब खेल ही खत्म हो गया। कैसे? अगर ये 8 है और ये भी 8, ये भी 8, तो ये 8 और 8 16 और ये 8, तो ये 8√5 कह सकते हैं। ये 8 ये 16 तो ये 8√5। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसकी रेडियस पूछिए। राइट एंगल ट्राइंगल में बने वृत्त की रेडियस होती है P + B - h/2। ठीक है, P + B - h/2। तो P क्या है? 16, B क्या है? 8, -h क्या है? 8√5 बटे 2। 16 और 8 24 - 8√5 भाग लगाएंगे तो 12 - 4√5 आ जाएगा। 12 - 4√5 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। सर मैंने ऐप पर बहुत सारे PDF डाउनलोड कर लिए हैं बट वो ओपन नहीं हो रही हैं। ऐसा सिर्फ उन्हीं PDFs के साथ हो रहा है जो कि पहले की डाउनलोडेड है। अमित कुमार का मैसेज भेज देना ऐप वाले ग्रुप में। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो बता दो।